नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज 1 अगस्त 2024 गुरुवार। आज की वीडियो एक विशेष वीडियो बनने जा रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप इस वीडियो का फोटोग्राफ निकाल कर रखें, वीडियो को अपने मोबाइल में रखें, जितनी बार सुन सकते हैं सुने और अपने पे घटने वाली घटनाओं का इससे आकलन करें, मिलान करें। और यदि आपको लगे कि कुछ प्रभाव ऐसा बनता जा रहा है आप पर, तो आप निश्चित रूप से किसी और को भी शेयर करें, लोगों को बताएं और उनको भी सहयोग करें, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य ही सभी लोगों को बताना, समझाना और धर्म कर्म का प्रचार प्रसार करना होता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आज का वीडियो बहुत विशेष होने जा रहा है, क्योंकि मैं आज आपको 8 महीने आगे की जो गोचर प्रभाव ब्रह्मांड में बन रहे हैं 30 मार्च 2025, वो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि 2025 से हमारे ब्रह्मांड में ग्रह किस प्रकार से काम करने वाले हैं और हमें उनके अनुरूप किस प्रकार से अपने आप को सुधारना चाहिए, संभालना चाहिए और कार्य करना चाहिए। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, लंबा भी हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिए। हो सकता है मेरे को भी इसको 2 टुकड़ों या 3 टुकड़ों में बनाना पड़े, तो इन सब कड़ियों को जोड़ के देखिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है, ब्रह्मांड में जो स्थिति बन रही है वो बहुत ज़्यादा बदलाव की है और इसीलिए मैं आज इस वीडियो को लेके आया हूँ कि अभी हमारे पास 8 महीने का समय, हम चाहें तो अपने आप को इसके अनुरूप ढाल सकते हैं और स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकते हैं, आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। कृपया विशेष रूप से ध्यान दें, ये स्पेशल वीडियो है। तो हम शुरू करते हैं। 30 मार्च 2025, जैसा कि हमारे तिथि का समय जो है वो सूर्योदय से देखा जाता है और अंग्रेजी समय जो है वो हमारा रात के 12 बजे के बाद से शुरू माना जाता है। तो मैंने इसको सूर्योदय के समय से लिया है। 30 मार्च 2025 को सूर्योदय सुबह 6:11 पर उदय होगा। उस दिन प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की होगी, जो कि नववर्ष की प्रथम दिन, पहला दिन कहलाता है। उस दिन रविवार का दिन होगा और रविवार सूर्यदेव का दिन माना जाता है। रविवार को सूर्य नारायण की पूजा होती है, इसलिए ये सूर्य नारायण को समर्पित है। तो पहला तो दिन के हिसाब से देखें हम तो सूर्य को समर्पित है। अंक ज्योतिष के अनुसार देखें तो 30 नंबर 3, ये 3 नंबर अंक गुरु को समर्पित है। और यदि हम संवत्सर देखें तो संवत्सर है 2082, जो संवत्सर शुरू होने जा रहा है चैत्र माह का, वो 2082। अब यदि इसका टोटल करें तो 2 8 10 2 12 को फिर वापस टोटल करें तो 3, यानी संवत्सर का भी अंक 3 आ रहा है। अर्थात हमारा डेस्टिनेशन और हमारा भाग्य दोनों गुरु के हाथ में है। ये जो 30 मार्च 25 को होने जा रहा है गोचर प्रभाव, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अब इसमें जो लग्न बन रहा है उस समय, वो लग्न 12 नंबर राशि से शुरू हो रहा है, मीन राशि से, जिसमें 6 ग्रह हैं। गुरु वृष राशि में है, मंगल मिथुन राशि में है और केतु कन्या राशि में है। इस समय की सबसे बड़ी जो विशेषता है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है 8 के 8 ग्रह ब्रह्मांड में केतु की तरफ दृष्टि डाले हुए हैं, लगाए हुए हैं। अर्थात जब हमें किसी की सहायता की जरूरत होती है तो हमारी दृष्टि अनायास ही उसकी तरफ उड़ जाती है। तो ब्रह्मांड में भी यही स्थिति बन रही है। 6 ग्रह लग्न में बैठ करके, जो कि लग्न भी है और चंद्र राशि भी है, वो केतु को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। गुरु जो कि लग्नेश हैं और पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, वो 5वीं दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। मंगल जो कि सुख भाव में बैठे हुए हैं और वह 4थी दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। अर्थात ब्रह्मांड के 8 ग्रह
केतु को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम केतु को समझेंगे। केतु कौन है? केतु का यदि हम संधि विच्छेद करें तो के प्लस तू, के यानी कौन, तू यानी तुम। सबसे पहले आदमी ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, और यदि उसको जानना है तो उसे केतु को समझना होगा। केतु रूट्स को कहा गया है जड़। केतु के पास सिर नहीं है, अर्थात 5 इंद्रियां नहीं हैं। कौन कौन सी? देखने की, सुनने की, सूंघने की, बोलने की और समझने की। केवल धड़ है, केवल शरीर है। अर्थात केतु के पास ऊर्जा तो है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है। इसलिए वह हमेशा ये स्वयं को जानने की इच्छा रखता है कि आखिर मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और कहाँ जाना है। तो केतु का इस प्रकार का प्रभाव होता है। और केतु को कुजवत केतु कहा गया है। कुजवत यानी मंगल। चूँकि इसके पास ऊर्जा है इसलिए इसे कुजवत कहा गया है, लेकिन इसके पास बुद्धि नहीं है, इसलिए केतु को मोक्ष का कारक भी ग्रह कहा गया है। क्योंकि इसको जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मुझे चाहिए क्या, मुझे जाना कहाँ है। ये जो जिज्ञासा है यही आपको मोक्ष और मुक्ति के मार्ग में ले जाती है। इसलिए इसका प्रभाव गुरुवत भी देखा जाता है। कहा कुजवत जाता है और प्रभाव गुरुवत देखा जाता है। क्योंकि उस दिन जो हमारा डेस्टिनेशन बन रहा है अंक ज्योतिष के अनुसार वह भी गुरु का है, और उस दिन जो लग्न और लग्नेश और चंद्र राशि दोनों गुरु की है, जिसका नंबर 12 है, मीन राशि, जिसके स्वामी गुरु है। अर्थात गुरु का विशेष महत्व होने जा रहा है। अब हम यदि गुरु को समझें तो गुरु कौन है? गुरु भारी है, गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु उच्च शिक्षा है, गुरु संस्कार है। यदि हम इतिहास को जानें तो इतिहास से लेकर आज तक हमारे गुरुओं का बड़ा सम्मान है, और ये गुरुओं का सम्मान इस हद तक है कि राजा भी अपने दरबार में यदि गुरु के आगमन पर खड़ा नहीं हो तो गुरु का अपमान समझा जाता था। अर्थात गुरु को आसन देने के पश्चात ही राजा अपना आसन ग्रहण करते थे। और आज भी स्थिति यही है। गुरु को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि गुरु के पास सभी लोग जाते हैं। फिर वो चाहे अर्थ में मजबूत हो, काम, इच्छा, क्रोध, मद, लोभ, पद, प्रतिष्ठा, पूंजी, ये किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मजबूत हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन ज्ञान के हमेशा नीचे रहता है। इसीलिए इन सभी को ज्ञानी के पास जाना होता है, जो जिसको हम गुरु कहते हैं। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु मोक्ष और मुक्ति का मार्ग बताने में सक्षम है। गुरु धर्म के अनुसार कर्म करवाने के लिए माने जाते हैं, इसलिए ये गुरु का महत्व है। तो जो हमारा गोचर प्रभाव की हम बात कर रहे हैं उसमें पहले हमने करी बात केतु की। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड के 8 ग्रह किसको देख रहे हैं? केतु को। और केतु कौन है? जो स्वयं को जानने की इच्छा रखता है कि मैं कौन हूँ। और केतु कुजवत होने के साथ साथ गुरु के अनुसार धर्म देता है, मोक्ष देता है, मुक्ति देता है। अतः हमने गुरु को जाना। गुरु को जानने का दूसरा कारण है उस दिन जो लग्न और चंद्र राशि अनुसार जो बन रही है मीन राशि, उसका स्वामी गुरु है। जो तारीख है 30, इसका डेस्टिनेशन 3, ये भी गुरु को अंक ज्योतिष के अनुसार प्राप्त है। जो संवत्सर है 2082, इसका भी टोटल आ रहा है 3, ये भी अंक ज्योतिष के अनुसार गुरु को समर्पित है। तो हमने गुरु और केतु 2 को समझा। अब हम इस लग्न को समझते हैं कि उस दिन का लग्न क्या कह रहा है। तो लग्न को जब हम देखते हैं तो लग्न में
केतु कहाँ विराजमान है? 7वें घर में। 7वें घर की जैसे हमारी पहले चर्चा हुई है कि 7वां घर बैलेंस करने का होता है। तो यदि हमें अपने शरीर को, चूँकि ये लग्न से 7वां है, तो ये किसको बैलेंस करेगा? व्यक्तित्व को। तो व्यक्तित्व को बैलेंस करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? केतु की। केतु कौन? ये जानने का इच्छुक कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, क्या चाहिए, कहाँ जाना है। इस व्यक्तित्व को बैलेंस करने का कार्य केतु करेंगे। केतु 6ठे घर में बैठे हैं, 6 नंबर राशि में। 6 नंबर राशि कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी बुध है, और बुध आप देखिए अस्त भी है, बुध वक्री भी है, और बुध नीच के भी हैं। अर्थात जिस घर में केतु बैठे हैं उस घर का स्वामी नीच का भी है, अस्त भी है, वक्री भी है, और बुध की ही महादशा है। ये कहना चाहता है, ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति है उसका प्रभाव ये बताना चाहता है कि केतु जिस घर में बैठे हैं उस घर का स्वामी क्षीण है, मजबूत नहीं है। तो इसे केतु को स्वयं के भाव के अनुसार कार्य करना होगा, और भाव बैलेंस करने का है। तो यह बैलेंस व्यक्तित्व को बैलेंस करने का कार्य करेगा। ये पूरे ब्रह्मांड में बनने वाली स्थिति है। अर्थात इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सब पर इसका प्रभाव इसी रूप में पड़ेगा। इसी रूप में समझना होगा कि सबको अपने व्यक्तित्व के अनुसार अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये जानने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ जाना है, क्या चाहिए। 6 नंबर कन्या राशि जैसी कि बुध की है, इसका जब हम वो देखते हैं 6 नंबर से, इसका तत्व यदि हम देखें तो ये भूमि तत्व की है। भूमि जो कि सृजन भी करती है और अधिग्रहण भी करती है। जितनी भी वेस्टेज है उसको अपने अंदर ले लेती है, और पानी से गलाकर और आग से तपाकर भूमि के गर्भ में जब वह बेकार वस्तुएं अपना रूप परिवर्तित करती है तो हमें खनिज के रूप में प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से भूमि जब एक बीज को अपने अंदर ग्रहण करती है और पानी और उर्वरक और ऊर्जा के द्वारा उसको पौधे के रूप में तैयार करके, सृजन करके पृथ्वी के ऊपर प्रकाशित करती है, और वही फिर बड़ा होकर के पेड़ बनता है जो हमें फल, फसल, खाद्यान्न इत्यादि प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। अर्थात भूमि दोनों तरीके से कार्य करती है, इसीलिए इसका स्वभाव द्विव स्वभाव है। तो केतु जिस राशि में बैठे हैं उसका तत्व भूमि है और उसका स्वभाव द्विव स्वभाव है। अब हम जब देखते हैं कि केतु से जब ब्रह्मांड के 8 ग्रह उसको देख रहे हैं तो केतु का प्रभाव कैसा आ रहा है। जैसा कि हमें ज्ञात है, हमारे ज्योतिषाचार्यों द्वारा बताया गया है कि ये जो 6 ग्रह हैं, शनि, सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध और राहु, ये 6 ग्रह केतु को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। और 7वीं दृष्टि के बारे में अपनी अभी चर्चा हुई कि 7वीं दृष्टि बैलेंस करने की होती है, और गुरु जो 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो 5वीं दृष्टि आपकी बुद्धि की होती है, विवेक की होती है। तो गुरु का ज्ञान जो कि पराक्रम भाव में बैठे हैं वो केतु की तरफ देख कर के क्या जानना चाहते हैं? बुद्धि, विवेक के बारे में, कि जिसके लिए मुझे पराक्रम करना है, जिस ज्ञान के लिए मुझे पराक्रम करना है, उसकी बुद्धि, उसका विवेक कहाँ पर स्थित है? केतु में, अर्थात जड़ में, रूट्स में, अर्थात हमारे संस्कारों में, हमारे धर्म में, हमारे रीति रिवाजों में।
मंगल, मंगल की चौथी दृष्टि, जैसी कि चौथी दृष्टि मंगल की बताती है सुख स्थान को। मंगल जब कोई भी कार्य ऊर्जा के द्वारा किया जाता है, हमारे द्वारा संपन्न किया जाता है, उसमें जो ऊर्जा वेस्ट होती है, उस ऊर्जा के वेस्ट होने के कारण हमारा शरीर शिथिल होने लगता है और उसे आराम की ज़रूरत होती है, सुख की ज़रूरत होती है। और ऐसे समय में मंगल विश्राम चाहता है और विश्राम पाकर वह सुख महसूस करता है, क्योंकि अगले दिन वापस वह अपनी ऊर्जा को तैयार कर लेता है क्रियान्वित करने के लिए। जैसा कि हम रोजाना रात को विश्राम करके अगले दिन कार्य करने की क्षमता प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यही मंगल की चौथी दृष्टि दिखाती है। तो मंगल का सुख कहाँ है, ये जानने में कौन से भाव में बैठे हैं, सुख भाव में। तो सुख कैसा, ये जानने की जिज्ञासा है, अभिलाषा है कि मुझे कैसा विश्राम चाहिए, मुझे कैसा सुख चाहिए। और इसके अलावा किसी भी राशि में कोई ग्रह नहीं है। अब यदि हम 6 नंबर को समझना चाहें तो काल पुरुष की कुंडली में 6 नंबर ऋण रोग शत्रु, हमारे जो 5 विकार है, काम क्रोध मद लोभ मोह, इन्हीं को दिखाता है। तो केतु यहाँ बैठकर यही समझाना चाहता है कि ऋण रोग शत्रु से मुक्त होना है, काम क्रोध लोभ मद मोह इनसे मुक्त होने का समय है। अपनी जड़ को पहचानो, अपनी रूट से जुड़ो, अपने संस्कारों से, अपने धर्म से जुड़ो और अपने मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। ये लग्न के अनुसार और राशि के अनुसार हमने चर्चा करी। अब इसमें जो उस दिन का नवमांश बन रहा है, वह नवमांश 8 नंबर से बन रहा है। 8 नंबर की जैसे पहले हमारी चर्चा हुई, काल पुरुष की कुंडली में 8 नंबर का स्वामी मंगल, वृश्चिक राशि, उसका प्रतीक चिन्ह है बिच्छू। बिच्छू का यदि आपने स्वभाव समझा हो तो वह डंक मारेगा ही मारेगा, चाहे आपने उसे बचाया ही हो, चाहे आपने उसे जीवन दान ही दिया हो, लेकिन वह सबसे पहले स्वयं की रक्षा के लिए सामने वाले पे अटैक करता है, डंक मारता है। अर्थात 8 नंबर हमारे ज्योतिषाचार्य कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को तैयार रखो, पहला अटैक करो ताकि आप सुरक्षित रह सको। 8 नंबर कुआं है, खड्डा है, गहराई है, जिसमें कि जल स्थिर है। यहाँ जैसे हमारी पहली चर्चा हुई थी 8 नंबर के बारे में कि 8 नंबर में व्यक्ति आकर के अपनी ऊर्जा को जब समाप्त होते देखता है तब उसे एहसास होता है कि मैंने अपना जीवन किस तरीके से व्यर्थ किया है और अब मुझे आगे क्या करना है। इसके बारे में विचार करके, मनन करके वह धर्म के मार्ग में निकलता है और धर्म के अनुसार कर्म करते हुए उसका फल प्राप्त करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर 8 नंबर का ही जो नवमांश में लग्न बन रहा है उसमें सूर्य स्वयं बैठे हैं, यानी आत्मा। अभी 8 नंबर की हमारी चर्चा हुई, 8 नंबर चिंतन करने का है, मनन करने का है। तो नवमांश क्या कहना चाहता है, ये चिंतन, ये मनन किसको करना है, आत्मा को करना है। आत्मा को अपनी गहराई में जाकर के देखना है कि मुझे चाहिए क्या, मोक्ष और मुक्ति किस प्रकार होगी, मेरी ऊर्जा को मैंने किस प्रकार उपयोग किया है। अगली पराक्रम भाव में मकर राशि में 10 नंबर में केतु बैठे हुए हैं। केतु 10 नंबर राशि हमारे कर्म की होती है और ये पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु जैसे कि हमने देखा, केतु या अर्थात कौन, मैं कौन हूँ, मुझे चाहिए क्या, मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है, यानी ये कर्म भाव, मकर राशि कर्म की होती है और बैठे हैं पराक्रम भाव में। यानी आत्मा अपना जो पराक्रम करना चाहती है वो ये जानने के लिए करना चाहती है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए,
मुझे जाना कहाँ है। चौथा भाव, जैसा कि हमारी पहली चर्चा हुई थी कि चौथा भाव सुख का होता है, ये इसमें चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा 11 नंबर राशि में बैठा है। 11 नंबर राशि का प्रतीक चिन्ह कुंभ है, कलश है, अमृत कलश है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति है। तो हमारे ज्योतिषाचार्य कहते थे कि इसको अमृत कलश इसलिए कहा गया है कि आपके कर्मों का फल इसी भाव से प्राप्त होता है, 11 नंबर राशि से, चौथे भाव से नहीं प्राप्त होता है 11 नंबर राशि। लेकिन 11वें भाव में, काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव में 11 नंबर राशि आती है। तो हम 11 नंबर का विश्लेषण कर रहे हैं। तो चूंकि चंद्रमा जो कि हमारे मन को दिखाता है वह सुख भाव में बैठा है, लेकिन राशि कौन सी है? अमृत कलश को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली। तो मन को क्या चाहिए? ये आत्मा को सुख को प्राप्त होगा। ये सुख जो मन को मिलने वाला है ये आत्मा का चौथा घर है, अर्थात ये आत्मा को प्राप्त होगा। तो कौन सी सुख की बात हो रही है? अमृत कलश की, क्योंकि सूर्य आत्मा है और आत्मा अमर है। तो अमृत कलश अमरता को प्रदान करता है। हमारे 8वें घर में मिथुन राशि में मंगल बैठे हैं। अब 8वें घर की चर्चा तो हमने पहले कर ली। यहाँ पे राशि है मिथुन। मिथुन जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है, मैथुन, अर्थात ये मिथुन राशि बुध का स्वामित्व रखती है, बुध इसका स्वामी है और इसका प्रतीक चिन्ह है एक लड़का और एक लड़की का समर्पण। तो इस प्रकार से मंगल 8वें घर में जाकर के किस बात का मनन कर रहे हैं कि ये दुष्भाव राशि है, अर्थात एक स्त्री और एक पुरुष दोनों को की सोच के अनुसार मनन किया जाए गंभीरता से कि हमें वास्तविक सुख कौन सा चाहिए, अपनी ऊर्जा को वास्तव में कहाँ उपयोग में लेना चाहिए, केवल सृजन मात्र के लिए उपयोग में लेना है या इस प्रकृति के लिए कुछ करके अपने आप को मोक्ष और मुक्ति के मार्ग में लेकर जाना है। इस प्रकार से ये मंगल बता रहा है। धर्म भाव में 9वें भाव में गुरु, शनि और राहु 3 ग्रह बैठे हैं। जैसा कि वहाँ पे राशि 4 लिखी हुई है, 4 चंद्रमा को प्राप्त है। 4 नंबर कर्क राशि कहलाती है, इसका स्वामी चंद्रमा है, इसका प्रतीक चिन्ह केकड़ा है, ये जल की राशि है और 9वां भाव अग्नि तत्व का होता है काल पुरुष की कुंडली में और ये जल की राशि है। तो यहाँ पर जल के अंदर गुरु, शनि और राहु ये धर्म को दिखा रहे हैं। तो कैसा धर्म करना है हमें? जल के स्वभाव जैसा। जल का स्वभाव कैसा होता है? निरंतर गति से बहना। केवल जो निरंतर गति से जल बहता है, जो पहाड़ों से, मिट्टी से, पत्थर से टकरा करके स्वयं को स्वच्छ रखता है, संघर्ष करके स्वयं को स्वच्छ रखता है और अपने गंतव्य स्थान तक जाता है, उसको जल राशि कहते हैं। तो हमें भी जल जैसा स्वभाव प्राप्त करना है, वही जल पीने लायक है जो निरंतर गति कर रहा है। तो धर्म, कर्म और हमारा भविष्य जिसको कि राहु से देखा जाता है या भौतिकता, ये तीनों ग्रह धर्म भाव में जल राशि में बैठे हैं, जो ये बता रहे हैं कि स्वयं को निर्मल बनाएं, धर्म अनुसार सबल बनाएं, संघर्ष करें और अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचें और अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव इस प्रकार का बनाएं कि जिससे भी मिलें आप उसमें समा जाएं, अपना पूर्ण समर्पण करें, त्याग करें। जैसा कि हमारे जीवन में हम देखते हैं, जल को जिस चीज़ में मिला देंगे जल का स्वरूप भी वैसा ही हो जाएगा। अर्थात जल इतना निर्मल है, कोमल है कि वह अपने अस्तित्व का भी त्याग कर देता है। तो यही हमारे गोचर प्रभाव का विश्लेषण है। 10वां घर और 5 नंबर राशि। 10वां घर कर्म को दिखाता है और 5 नंबर राशि हमारी आत्मा को दिखाती है। और यहाँ पर बैठे हैं बुध और शुक्र।
तो कर्म कैसा? आत्मा के लिए। और किसके द्वारा? बुद्ध, जो कि हमारी बुद्धि है, वाणी है, विवेक है, इसके द्वारा। शुक्र, जो हमारे सुख के आधार हैं, जिन्हें सुख भौतिकता के दाता का कहे जाते हैं, जिनको तीनों लोकों में आने जाने की परमिशन है, जिनके पास संजीवनी बूटी है, जो मृत व्यक्ति को भी जिंदा करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे तंत्र मंत्र ज्ञानी शुक्र देवता, जो कि राक्षसों के गुरु है, और बुद्ध, ये दोनों हमारे कर्म भाव में बैठे हैं। तो हमें कर्म कैसा करना है? आत्मा के घर में बैठ के अपने बुद्धि विवेक के द्वारा अपनी ताकत को इस्तेमाल करके लोगों को जीवन दान दे करके अपने शुक्र का उपयोग करना है, ना कि भौतिकता में पड़ना है। अब ये देखिए आप, सूर्य से चंद्र चतुर्थ है और सूर्य से बुध शुक्र दशम है, यानी सूर्य चंद्र भी चौथे दसवें का योग बना रहे हैं और सूर्य बुध शुक्र भी चौथे दसवें का योग बना रहे हैं। सूर्य से गुरु शनि राहु 5 नवम पंचम योग बना रहे हैं। ये नवम पंचम योग क्या दिखाता है? आत्मा का धर्म और गुरु शनि राहु की बुद्धि विवेक। और सूर्य केतु 3-11 का योग बना रहे हैं। 3-11 का योग क्या बताता है? तीसरे घर से यदि हम देखें पराक्रम को, कम्युनिकेशन को, तो 11वें घर से हम अपनी इच्छा पूर्ति देखते हैं। तो हमें पराक्रम कैसा करना है? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। किसकी इच्छा पूर्ति? सूर्य, आत्मा की इच्छा पूर्ति। इसी प्रकार से मंगल 8वें घर में, 8वें घर से क्या देखते हैं? 8वां घर मनन चिंतन करने का है। तो आत्मा के लिए चिंतन मनन करना है, किसके द्वारा? अपनी ऊर्जा के द्वारा। और मंगल से सूर्य 6ठे घर में है और 6ठे घर से क्या देखते हैं हम? ऋण रोग शत्रु लोभ मोह माया मत्सर। तो अपनी ऊर्जा के जितने भी द्वारा हमारे किए गए कार्य है, जिनसे हमें ऋण रोग शत्रु प्राप्त हुए हैं, जो हमारे लोभ मोह माया मत्सर के भाव को जगाता है, उसको प्रेरित करता है, उससे हमें मुक्त होना है। किसके लिए? आत्मा के लिए। इस प्रकार से इस गोचर का प्रभाव है। इसमें अभी और चर्चा होनी बाकी है। अगली वीडियो में हम कल फिर इसी विषय पर आगे और चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुनः कहना चाहूँगा, इसको ध्यान से देखना, सजा के रखना, सहेज के रखना, प्रिंट निकलवा करके रखना। ये बहुत काम की चीज़ है। आने वाले समय में आपको इससे बहुत सहयोग प्राप्त होगा। आपको यदि आज के बाद परिवर्तन अपने आप में लगने लगे और इससे आप मिलान करने लगे और आपको लगे कि ये बिल्कुल उचित है, तो फिर आप अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, सबको फॉरवर्ड कीजिए। उन्हें सुनने के लिए प्रेरित कीजिए, समझने के लिए प्रेरित कीजिए और उन्हें भी संभाल कर रखने के लिए दीजिए। अपन आने वाले समय में देखेंगे कि इसका कितना बड़ा प्रभाव ब्रह्मांड का हम पर होने जा रहा है और हमें अब आगे क्या करना है और क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें कौन से मार्ग अपनाने चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 2 या 3 वीडियो हो सकते हैं, लेकिन आप सबको सुनिए, सबको समझिए और अपने आप से जोड़ के देखिए। जय हिंद, जय भारत।